आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जी हाँ, कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। ये हम सभी लोगों के अनुशासन और संयम का ही परिणाम है कि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 90% से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011239780046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, धीरे धीरे देश में कोविड के मामले काफी कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप कोविड की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा कोविड के बारे में हम कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने बहुत ही मुश्किल भरे रहे और जैसे फरवरी में हमारे पास सिर्फ 8 से 9 हजार केस आ रहे थे, करीब 5 या 6 मई के आसपास तो रोज 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे जी। लेकिन सबसे सुखद स्थिति यह है कि आज हम देख रहे हैं कि 1,30,000 या 1,35,000 के आसपास केस आ रहे हैं जी। तो यह कह सकते हैं कि 60 to 70% की गिरावट एक बहुत ही सुखद लक्षण है। लेकिन यह हमें इस तरफ भी इशारा करता है कि हमें इससे सीख लेने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि हमने जो लापरवाही की थी फरवरी मार्च के महीने में, या तो पर्व त्योहार की वजह से या फेस्टिवल की वजह से या जिसकी वजह से भी, उस लापरवाही को दोबारा न करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति का हम सामना न करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या आ रही है, कई लोगों में नींद न आने की भी शिकायत है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के बाद एक पोस्ट कोविड स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये सिम्टम काफी ज्यादा है और इस बार तो काफी ज्यादा, और पेशेंट में ही नहीं, उनके जो केयर गिवर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या ये कॉमन सिटीजन, उसमें भी काफी ये देखने को मिल रहा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस या नींद नहीं आना। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी उपाय है कि निगेटिव न्यूज ना पढ़ें, निगेटिव जो खबरें हैं उससे बनाने की कोशिश करें। कई बार ये मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करें कि निगेटिव न्यूज से अपना ध्यान हटाएं और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दें और ये मान के चलें कि एक टेम्पररी फेज है, चला जाएगा और इससे जाने के बाद फिर बेहतर दिन आएंगे जी। तो इस तरह की एक सोच और इस तरह की विचारधारा के साथ हम इस पर काबू पा सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके सिम्टम काफी सीवियर हैं
तो इसमें चिकित्सीय सलाह लेना भी न भूलें। और यह भी काफी जरूरी है कि परिवार के सदस्य या जो आपस में मित्रगण हैं वो आपस में चीजों को शेयर करें और पॉजिटिव चीजें शेयर करें, नेगेटिव चीजें ना शेयर करें। जी, और डॉक्टर संजय, जैसे कि आम बीमारियां और कोविड में शायद यही अंतर है कि इतनी ज़्यादा ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि लोगों को अकेले रहना पड़ता है जब हम आइसोलेशन में रहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आम तौर पर बीमार हो जाने पर अस्पताल में बहुत सारे लोग हमें देखने आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, घर में लोग हम परिजन हमारे साथ रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक एकांतवास में, आइसोलेशन में हमें रहना पड़ता है, अपनों से दूर, बीमार रहते हुए अस्पताल में या घर में। ये क्या एक बड़ी वजह बनती है डिप्रेशन की, या एक उनके अंदर एक इसको लेके तनाव और डर का माहौल पैदा करता है? आपने बिल्कुल सही कहा और यह बिल्कुल सही है। और खासकर ऐसे ग्रुप में जो जैसे एल्डरलीज में, कि अगर हम उनको आइसोलेशन में रखते हैं काफी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो जैसे आपने बताया कि बाकी बीमारियों में कई लोग आते हैं, देखते हैं, मरीज के साथ थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, और अगर मान लीजिए मरीज को कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके बगल में बैठकर पूरा कर सकते हैं जी। लेकिन कोविड में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि पेशेंट आइसोलेशन में चला जाता है, वो बीमार होने के बावजूद परिवार वालों से मिल नहीं पाता, फोन से बात तो कर सकता है बट उसके भी एक अपना एक लिमिटेशन कह लीजिए है। जी बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में सबसे जो जरूरी है कि अभी कई जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि अगर मरीज को 3 दिनों तक बुखार ना हो और सिम्टम से 10 दिन बीत जाए जी, तो मरीजों को आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है। तो आइसोलेशन की अवधि को कम किया गया है, जो 14 दिन था पहले उसको 10 दिन किया गया है कि अगर पेशेंट के सिम्टम ठीक है, 3 दिन से फीवर नहीं आ रहा है और सिम्टम को 10 दिन हो गए हैं जी, तो आप उसका आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि हम आइसोलेशन को प्रोलॉन्ग न करें। प्रोलॉन्ग आइसोलेशन से इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह की जो हमने बात की, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये ज्यादा होती है। और डॉक्टर संजय, हमारे एक श्रोता ने जानना चाहा है कि पोस्ट कोविड डिमेंशिया या याददाश्त कम हो जाने की समस्या भी कुछ लोगों में, विशेषकर बुजुर्गों में देखी गई है, इसका क्या कारण है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम उसको जैसे पेशेंट में डिमेंशिया के लक्षण तो होते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि लक्षण काफी मामूली होते हैं जी। या दूसरा एक कारण हो सकता है कि कई जो बुजुर्ग हैं उनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कोविड के समय बढ़ जाती है जी। तो उसकी वजह से कई बार जब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की प्रॉब्लम अनियंत्रित होती है तो कई बार ब्रेन में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं और एक तीसरा कारण जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आइसोलेशन। तो आइसोलेशन की वजह से अगर डिप्रेशन हो तो उसमें भी कई बार पेशेंट को सूडो डिमेंशिया हो जाता है, जैसे लक्षण डिमेंशिया के हैं लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से है जी। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण दिखे मरीज में तो बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और अगर ये सूडो डिमेंशिया है या वास्कुलर डिमेंशिया है तो इसका इलाज करके इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। जी। और डॉक्टर संजय, इस समय तरह तरह के, जैसे कि हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे, तरह तरह के एज ग्रुप भी दिखाई दे रहे हैं, जिस न सिर्फ एक बुजुर्गों की समस्या है बल्कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड की इतने बड़े लॉकडाउन के समय बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत समय से अपने घर से निकले नहीं है। बच्चे 1-1 साल हो गए उन्हें स्कूल नहीं गए, सबकी जो दिनचर्या थी वो एकदम बदल गई है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, तो लोग कैसे इस चीज को कम करें, कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चे घर में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस करते हैं तो अपने कलीग से या अपने जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे हम चीजों को शेयर करते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस काफी कम हो जाता है जी। या लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि
हम ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शेयर करना और आमने सामने बैठकर शेयर करना, दोनों में फर्क होता है जी। और यह काफी लंबा चल गया है। आपने देखा कि पूरा का पूरा 2020 और अब 2021 ऑलमोस्ट 6 महीने निकलने वाले हैं जी। तो जितना लंबा खींच रहा है उतनी ज्यादा बेसिकली आइसोलेशन या एंजाइटी या जो मानसिक इसका पहलू है ये बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे एक उम्मीद की किरण सी जग रही है कि शायद यह आखिरी वेव हो कोरोना का और अगले कुछ महीनों में हम कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेंगे। जी। और डॉक्टर संजय, हमारे एक श्रोता ने ईमेल से ये जानना चाहा है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी टेस्ट का ना आना और स्मेल का ना आना, ये एक बड़ी समस्या रहती है कोविड के केसेस में, पर आमतौर पर कितने दिनों में ये वापस आ जानी चाहिए और अगर प्रोलॉन्ग होती है तो कितना समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, कोरोना में टेस्ट चला जाना और स्मेल चला जाना एक काफी शुरुआती लक्षण होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट तो ठीक हो गया, खांसी चला गया, बुखार चला गया, लेकिन उसकी टेस्ट की और स्मेल की प्रॉब्लम बनी रहती है। ये बहुत ही कॉमन है और इसमें कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ हफ्तों से लेकर 3 महीने तक मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें ये थोड़ा और लंबा खिंच जाता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 3 महीने तक आपकी समस्या 99% ठीक हो जाएगी। जी। और डॉक्टर संजय, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब लोगों के अंदर तीसरी लहर को लेकर एक डर है, और जैसा कि दूसरी लहर इतनी भयानक थी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, तो कहीं ना कहीं एक डर, कुछ लोग जो जहाँ पे जो बहुत ज्यादा उसका जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो पीक कोविड के दिनों का बहुत ही खराब रहा है, तो अब एक अंदेशा, एक डर तीसरी लहर का उनके अंदर है। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, ये कोरोना का अगर आप पूरे विश्व मानचित्र पर देखें तो कई ऐसे कंट्री हैं जहां 2-3 लहर आ चुके हैं, और जैसे आप दिल्ली का देखें तो दिल्ली में तो ये चौथा लहर था, क्योंकि कई लहर आए और चले गए। तो यह एक मन में चिंता सी होती है कि आगे आने वाले समय में एक लहर और आ सकता है। लेकिन आप कंपेयर करिए 2020 को और 2021 को। 2020 में हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था। 2021 में वैक्सीनेशन हो रहा है, और जैसा कि सरकार बार बार कह रही है कि दिसंबर तक एक काफी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन लग जाएगा जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि इस वाले वेव में कई लोगों को कोविड हो चुका है, तो थोड़ी बहुत हर्ड इम्यूनिटी आई होगी, और जो वैक्सीनेशन एक 60-70% लोगों को लग जाएगा जी। तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए। जी। और डॉक्टर संजय, बहुत सारे लोग इस समय कोविड का पीरियड लंबा होने के कारण अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सर्जरी ड्यू है, लेकिन कोविड के कारण उन्होंने नहीं कराई है, और ऐसे लोग जिन्हें कोविड हो गया है उनके लिए भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि 6 हफ्ते तक इंतजार के बाद उन्हें सर्जरी करानी है। कब करानी चाहिए पोस्ट कोविड सर्जरी? देखिए, जब आप कोविड से रिकवर होते हैं तो आपके कुछ सिम्टम तो फटाफट रिकवर हो जाते हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, लेकिन कुछ सिम्टम जैसे प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स हैं, उसमें एक आशंका होती है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें थ्रोम्बोसिस होने का डर होता है जी। तो इसलिए यह राय दी जाती है कि 6 हफ्ते से पहले कोई सर्जरी ना कराएं। तो बेहतर है कि अगर आपकी सर्जरी प्लान्ड है, जैसे मान लीजिए कि कैटरेक्ट की सर्जरी है या कोई और सर्जरी है जिसे आप टाल सकते हैं, जैसे हर्निया की सर्जरी है, उसको आप प्लान करके कर सकते हैं जी। तो वहां पर आप 6 से 8 हफ्ते तक का इंतजार करें और उससे आपकी रिकवरी बेटर होगी।
और रिकवरी जितना आप प्लान करके करेंगे उतनी बेहतर उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है तो जरूर आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ केस टू केस लेना होगा, लेकिन जो भी प्लान सर्जरी है बेहतर है कि 6 to 8 वीक का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, और इस बीच रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहां से रजत गुप्ता जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रोताओं, आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं सवाल पूछकर। रजत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर पहले तो नमस्कार करूंगा सर, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है लेकिन गलती से दूसरा लिखा गया। जी जी जी, ओके। सर मेरा ये सवाल था सर, पॉजिटिव होने के बाद 50 रोज हो गया सर। जी दोबारा से बोलिए। सर पॉजिटिव मेरा होने के बाद टेस्ट और स्मेल कब आई थी, और दूसरा सवाल ये है सर कि वैक्सीन मेरा पहले रोज कब लेनी है सर। जी, एक तो ये बताइए कि आपको ठीक हुए कितने दिन हो गए या कब पॉजिटिव हुए थे? सर लगभग 2 महीना हो रहा है। 2 महीने हो गए, और अभी टेस्ट और स्मेल आपकी नहीं आ रही है? जी, और सर मेरा पहला डोज भी नहीं लगा है, तो वैक्सीन कब लगाओ सर ये जानना था। बिल्कुल डॉक्टर संजय, 2 महीने हो गए हैं कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन अभी तक टेस्ट और स्मेल नहीं आई है। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी प्रोग्राम में हमने बताया कि मैक्सिमम पेशेंट 3 महीने तक रिकवर कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और ये रिकवर कर जाएंगे। अगर बाकी सिम्टम भी चले गए हैं तो टेस्ट और स्मेल भी रिकवर कर जाएगा 3 महीने तक। अगर थोड़ा लंबा भी चलता है तो परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। जी, और दूसरा सवाल इनका है कि एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद हम वैक्सीन की जो डोज है वो कब ले सकते हैं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है और उसमें क्लियर है कि कोविड होने के बाद 3 महीने तक आप वैक्सीन न लें और 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लें। और उसके बाद की जो गाइडलाइंस है वो पहले की गाइडलाइन की तरह ही है कि कोवैक्सीन के लिए 4 वीक्स और कोविशील्ड के लिए 3 महीने। तो इनको 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीने के बाद ये वैक्सीन ले सकते हैं। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप भी डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सकते हैं और कोविड के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं आप उनके जवाब पा सकते हैं। और इस बीच अब हम रुक करते हैं जम्मू का, जहां से राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरे को कुत्ते ने बाइट कर दिया था पीछे टांग पे 28 तारीख को। जी जी राजेंद्र जी, जिस दिन लॉकडाउन लगा था। जी जी, अब आपको क्या परेशानी है? तो सर मैं वो जो 4 इंजेक्शन थे वो कुत्ते ने जो काटा था वो मैंने लगवा लिया। तो मेरे को यही जानना था कि अभी मैं कोरोना की वैक्सीन जो लग रही है वो लगवा सकता हूँ? जी डॉक्टर संजय, बहुत अहम सवाल है। रेबीज के बाद एक वैक्सीन लग गई है तो दूसरी वैक्सीन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? इस तरह के सवाल काफी आते हैं और हम लोगों के पास भी काफी छोटी छोटी जानकारियां लेकर लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगी और उसके बाद कुत्ते ने काट लिया फिर वैक्सीन लगी। जी, तो ऐसा है कि जब भी ये वैक्सीन के लिए जाएं इस बात को शेयर करें कि इन्हें कुत्ते की वैक्सीन लगी है, रेबीज की वैक्सीन लगी है। और वहां पर जब जो भी ये वैक्सीन लेने जा रहे हैं, कोवैक्सीन लेने जा रहे हैं, कोविशील्ड लेने जा रहे हैं, जी, इस बात को शेयर करें। और यूजुअली वैक्सीन एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये हमें नहीं मालूम इनके सवाल से कि इन्होंने कब रेबीज की वैक्सीन ली है। जी, इन्होंने बताया कि पिछले महीने की 28 तारीख को लिया है। पिछले महीने के 28, तो इनको 1 महीने हो चुके हैं। जी जी, तो 1 महीने हो चुके हैं तो पर्याप्त समय है, अब ये जाके लगवा सकते हैं। लेकिन जहां भी जाएं इस बात की जानकारी दें कि इन्होंने 1 महीने के पहले रेबीज की वैक्सीन ली है।
जी, और अगर हम देखें तो बच्चों में भी कई बार जो वैक्सीनेशन जो उनके प्रोग्राम होते हैं, शुरुआती जो वैक्सीन लगती हैं, वो भी एक नियत अंतराल के बाद लगाई जाती रहती हैं डॉक्टर संजय, तो शायद वहाँ भी एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती हैं। देखिए, बच्चों में जो वैक्सीन है उसका एक शेड्यूल पता है जी, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लगाते हैं, और हर वैक्सीन की एक अपनी शेड्यूल है। कुछ लाइव वैक्सीन होते हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन होते हैं। जी, यहाँ जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है बिल्कुल नया वैक्सीनेशन है और एक मास एपिडेमिक के तहत लगाया जा रहा है। जी, तो यहाँ कोई जो भी गाइडलाइंस है, समय समय पर जैसे जैसे हमारे पास जानकारियां आ रही हैं उस हिसाब से गाइडलाइंस को रिफ्रेश किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पहले लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं था जी, कि उनको वैक्सीन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन रिवाइज की है उसमें है कि लैक्टेटिंग वुमेन को भी वैक्सीन लग सकता है। तो जैसे जैसे हमारी जानकारी आ रही है, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज आ रही है, चीजों को अपडेट किया जा रहा है। जी, और अब हम रुक करते हैं उड़ीसा का, जहां से हरीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो हरीश जी, नमस्कार। हेलो हरीश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना हेलो। चाहते हैं आप? जी हरीश जी। जी, हरीश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। एक्चुअली मेरा दादाजी को कोरोना पॉजिटिव हो गया था सर। जी, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे आपके पिताजी? जी, आपके पीछे रेडियो सेट है, उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए तो हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। नहीं, दादाजी दादाजी को। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ओके, दादाजी को कोरोना पॉजिटिव हो गया था हाल ही में, हम रिकवर होके आए हैं घर को अभी। जी। डॉक्टर संजय कुछ लेकिन क्या है कि वो बॉडी में थोड़ा जलन हो रहा है बोल रहे हैं, वो अभी हम नहीं नहा रहे उसको। जलन हो रही है बॉडी में? जी डॉक्टर संजय, क्या ये भी हो सकता है एक बार कोविड से रिकवर होने के बाद बॉडी में कुछ जलन हो? देखिए, इनके सवाल हम ठीक से सुन नहीं पाए जी, लेकिन जैसा लग रहा है कि पूछ रहे हैं कि कोविड से तो रिकवर हो गए, लेकिन बॉडी में कुछ पेन रहता है, कुछ इस तरह के सिम्टम रहते हैं। तो कोविड से रिकवर होने के बाद कई तरह के सिम्टम्स होते हैं जो लंबे टाइम तक थोड़ा परसिस्ट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को फीवर नहीं आ रहा है और बाकी चीजें ठीक है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आइए अपना न्यूट्रिशन मेंटेन रखें और बाकी जो खाने पीने का जो इनका रूटीन है उसको फॉलो करें तो ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। जी, और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश में रीवा का, जहां से रामजी गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को हमारा राम राम। जी सर, हमारा प्रश्न ये है कि जिसके पास ऑक्सीमीटर नहीं है वो कैसे जाने कि मेरा ऑक्सीजन 90 से कम होता जा रहा है। और एक प्रश्न सर और है कि कितने टेम्परेचर का बुखार कोरोना हो सकता है। जी डॉक्टर संजय, एक तो ये है कि बहुत सारे जो कि रेडियो की रीच ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीमीटर की सुविधा नहीं है, तो क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम ये जान पाएं कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है? और दूसरा इन्होंने जानना चाहे कि कितने बुखार तक हम ये समझें कि ये कोविड का बुखार है? देखिए, इनका सवाल काफी प्रैक्टिकल सवाल है और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो भी हम एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं। और 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या है, पेशेंट को कहते हैं कि आप 6 मिनट तक वॉक करिए और उसमें अगर उसकी सांस फूलने लगे या अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो ये मानकर चलते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। दूसरा है कि अगर उसका सांस लेने की गति बढ़ जाती है तो भी ऐसा कह सकते हैं कि उसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन PO2 लेवल कम हो रहा हो। तो ये जो बेसिक जो टिप्स हैं इसको आप फॉलो करें तो आप इसको आप डायग्नोस कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बेहतर उसका तरीका है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या मरीज थोड़ा सा सुस्त हो रहा है
तो फटाफट डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका पहला प्रभाव ब्रेन पे भी पड़ता है और उसकी वजह से मरीज थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जी। तो इसको हल्के में न लें और इसको इमीडिएटली डॉक्टर से बात करें, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कितना बुखार कोविड का बुखार हो सकता है जी। तो ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि कितना बुखार हो सकता है। जैसे मलेरिया में भी बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है, टाइफाइड में भी बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है, बाकी वायरल फीवर में भी बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन कोरोना में क्या है कि हाई टेम्परेचर अगर लंबे टाइम तक बना रहता है जी और उसके साथ सांस लेने में दिक्कत होती है या खांसी बढ़ जाती है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यह एक चीज दर्शाता है कि हो सकता है कि आपके फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ गया हो और आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। जी, तो ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीमीटर की सुविधा नहीं है, उससे हम जान सकते हैं कि हमें अब आगे क्या स्टेप उठाना है और किस तरह के लक्षण हमें आ रहे हैं। और इस बीच हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जहाँ से करतार सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। करतार जी नमस्कार। करतार जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर संजय, कोविड की रोकथाम और उसके प्रति आम जनता के अंदर जागरूकता फैलाने में आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? आप अपना प्रश्न एक बार दोहराएंगे? जी डॉक्टर संजय, कोविड की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता फैलाने में आम लोगों तक आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने पिछले 1.5 साल में ऐसा देखा है कि समय समय पर आकाशवाणी ने अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर और छोटी छोटी वार्तालाप करके दैनिक तौर पर लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण किया है। और आकाशवाणी जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो भी उसके कनेक्शन में रहते हैं, सुनते हैं जी। तो यह काफी, इसका पेनिट्रेंस बहुत हाई है, मतलब काफी बड़ी मात्रा में लोगों के पास पहुंचता है। तो काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है ऑल इंडिया रेडियो और मैं बधाई देता हूं ऑल इंडिया रेडियो को कि इस कोविड पीरियड में ऑल इंडिया रेडियो ने जनमानस में जागरूकता फैलाने में कोविड के प्रति काफी बड़ी भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल। और आप जैसे एक्सपर्ट जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके प्रश्न का जवाब देते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों का फायदा होता है। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि हमने कोविड की 2 बड़ी लहरें देखी। पहली लहर काफी लंबी थी, दूसरी तेजी से आई, तेजी से जा रही है, लेकिन हमें 2 सीख लेने की जरूरत है। पहली सीख ये लेनी है कि जब भी हमारा वैक्सीनेशन का नंबर आए, हम वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जैसे हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो लोगों में एक झिझक सी थी वैक्सीन लगाने की, लेकिन अब देख रहे हैं जब से दूसरी लहर आई है, लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों में काफी एक जागरूकता है वैक्सीनेशन के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा जो मैं कहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखें, वैक्सीनेशन के बाद भी बनाए रखें। ये जो आपका जो डॉक्टर संजय संदेश है हमारे श्रोताओं तक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पहुंचाई। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।